Okay, today I will start with the new chapter, sequence and series. ठीक है, this chapter name is also progression and series. ठीक है, so in this chapter let's start with the topic sequence, series and progression. ठीक है, we will just start with the introduction about this word sequence, series and progression. ठीक है, तो sequence क्या है? A succession of numbers. ठीक है, here definition is there. A succession of numbers t1, t2 and t3 where n belongs to natural number arranged according to some definite rule. ठीक है, a succession of numbers t1, t2, t3, tn where n is natural number. ठीक है, n नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता. अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस का वर्ड का जो यूज है वो हम नॉर्मल बोलचाल भाषा में भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ बुक्स आर अरेंज्ड ऑन द टेबल बट इट इज नॉट इन अ प्रॉपर वे, तो वी यूजुअली टेल जस्ट कीप द बुक्स इन अ सीक्वेंस. ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि चलो बुक्स को सीक्वेंस में रख दो. कहने का मतलब क्या है कि जो भी रैंडमली स्प्रेड है बुक्स ऑन द टेबल उसको एक सीक्वेंस में रखने का क्या मतलब है कि एक पैटर्न के अनुसार हमने उसको रख दिया. ठीक है, ऐसे हम रख सकते हैं कि सारे बुक्स, फिजिक्स वाले से बुक को हमने एक तरफ रखा, फिर बीच में कुछ गैप रखा, फिर मैथ्स बुक, फिर बीच में गैप, फिर केमिस्ट्री बुक. मतलब वी आर प्लेसिंग द बुक्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट पैटर्न और इन अ रूल. ठीक है, इन अ डेफिनेट रूल. तो कहने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस इज नथिंग बट द सक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर. ठीक है, इन मैथमेटिक्स हियर विल टॉक अबाउट numbers, so that's why I have written here numbers t1, t2, t3, tn. ठीक है, so succession of numbers t1, t2, t3, tn where n belongs to n arranged according to some definite rule. ठीक है, that will be considered as the sequence. ठीक है, इसका सेकेंड डिफिनीशन क्या है? और सीक्वेंस को हम एज ए फंक्शन भी बोल सकते हैं. और सीक्वेंस इज ए फंक्शन विद डोमेन एज द नेचुरल नंबर्स एंड को डोमेन एज द रियल नंबर्स. ठीक है, सीक्वेंस एक फंक्शन है, फंक्शन. ठीक है, फंक्शन बोलो या एक्सप्रेशन, कि सीक्वेंस अपने अंदर नेचुरल नंबर को लेगा और बदले में जो को डोमेन होगा, ठीक है, वो रियल नंबर्स होगा. ठीक है, तो दैट्स वाई सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द डोमेन एंड रियल नंबर्स एज को डोमेन. ठीक है, अगर रेंज रियल नंबर्स का सबसेट है तो उस तरह के सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस बोलेंगे. दैट्स वाई द नेक्स्ट लाइन इज इफ रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स देन द गिवन सीक्वेंस विल बी कंसिडर्ड एज रियल सीक्वेंस. ठीक है, इफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द गिवन सीक्वेंस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस. ठीक है, रेंज मतलब क्या कि जो भी इनपुट हम डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है अगर वो रियल नंबर्स का सबसेट है तो वो रियल सीक्वेंस. ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग आउटपुट इन करस्पॉन्डेंस विद द गिवन इनपुट एज डोमेन. ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है तो वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस है और इसका nth टर्म क्या होगा? tn इक्वल्स टू 2n-1. ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 देंगे, ठीक है, तो 2 - 1 1, अगर हमने 2 डाला तो 2 2 4 4 - 1 3, 3 डाला तो 6 - 1 5. So if you will put the values of n 1 2 3 and so on, we'll get the corresponding terms of the given sequence. ठीक है, so 1 3 5 7 is a sequence and having the nth term tn equals to 2n-1. ठीक है, now the next example is 1 2 3 4 and so on. So this is also sequence. ठीक है, and I can write it as tn equals to n where n belongs to natural number. क्योंकि अगर हम n की जगह 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते जाएंगे देन यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस बट हियर वी आर नॉट एबल टू फाइंड द nth टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस बट दिस इज इन सीक्वेंस. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गिवन सीक्वेंस है, मतलब दिया गया जो अरेंजमेंट हो नंबर्स का, सक्सेशन ऑफ जो नंबर्स है वो सीक्वेंस में होगा. It is not necessarily that we'll be able to write the algebraic formula for that.
ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अल्जेब्रिक फार्मूला लिखा है Tn इक्वल्स टू 2n-1, एन की जगह 1 2 3 रखते जाओ, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 4 मतलब n की जगह 1 2 3 4 रखा, देन अगेन विल गेट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस, बट हियर आई एम नॉट एबल टू राइट द अल्जेब्रिक फार्मूला फॉर द गिवन सीक्वेंस, दिस इज द डिफरेंस, राइट। So this is all about sequence. Now the types of sequence. ठीक है, types of sequence में जो first है finite sequence. The name itself indicate finite means मतलब जो countable है, ठीक है, जो limit है। तो if it has finite number of terms, then it will be considered as finite sequence। जैसे 3 5 7 up to 37 terms, ठीक है, 37 तक fix है, मतलब it has finite number of terms, so the given sequence is finite sequence। Similarly, next one is infinite sequence. If it has infinite number of terms, then it is known as infinite sequence। जैसे 1 2 3 and so on। ठीक है, इसके पास finite नहीं है, there is no limit here, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, so it has infinite number of terms, so that's why this is infinite sequence। ठीक है, now the second heading is series। जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तब जो रिजल्टिंग होता है, ठीक है, उसे ही हम सीरीज बोलते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ए सीरीज इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जब किसी सीक्वेंस के टर्म्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो रिजल्टिंग बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो यही है, जब हम किसी सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन दैट विल बी नोन एज द सीरीज। जैसे ये 1 2 3 इज द सीक्वेंस, अगर हमने इसको लिखा 1 + 2 + 3, तो हम बोलेंगे द गिवन सीरीज। ठीक है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस इज सीरीज। अगेन सीरीज, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ए सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। ए सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड अपॉन दैट we can define finite series and infinite series। ठीक है, now the next heading is next heading क्या है? ठीक है, this is the example 1 2 3 4 4 plus some and so on, so this is infinite sequence। अगर यहीं पे मैं 5 लिख देता और यहाँ पर रोक देता, तब ये finite, sorry, this is infinite series। अब अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और यहाँ पे रोक दें, देन द गिवन विल बी नोन एज फाइनाइट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है? अगर किसी सीक्वेंस के टर्म्स को एक एक्सप्लिसिट फार्मूला के द्वारा डिस्क्राइब किया जाए, तब जो गिवन सीक्वेंस होगा वो प्रोग्रेशन होगा, राइट। इफ, और यही डिफिनीशन में है, इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, देन द सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन इज नथिंग बट सीक्वेंस, बट द ओनली डिफरेंस इज डैट कि वो जो गिवन सीक्वेंस होगा उसके सारे टर्म्स को हम एक एक्सप्लिसिट फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तब तो गिवन सीक्वेंस जो होगा वो प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है, इन दिस चैप्टर विल मेनली focus on 3 types of progression। First one is arithmetic progression, second one is geometric progression, ठीक है, and the third one is harmonic progression। And there are so many progression, but we will discuss only 3 types। ठीक है, तो first one is arithmetic progression। ठीक है, arithmetic progression क्या है? तो arithmetic progression वो सीक्वेंस है जिसमें अगर हम किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालें तो वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, या हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 3 का प्रीसीडिंग क्या है? 2। 4 का प्रीसीडिंग क्या है? 3। तो दिस इज द डिफिनीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इट इज़ ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। ऐसा नहीं है कि 4 है तो प्रीसीडिंग टर्म हम 2 ले रहे हैं।
ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पीछे कोई सा प्रीसीडिंग टर्म होगा ही नहीं। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगर हम कोई भी टर्म्स लें और उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ऐसा है तो गिवन सीक्वेंस क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम T1 T2 T3 अप टू Tn, ठीक है, ये गिवन सीक्वेंस को अगर हम AP बोले तो इस बात का क्या मतलब है कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल्स टू D। ठीक है, दिस D एंड हियर D इज नथिंग बट द कांस्टेंट। अगर कोई भी सीक्वेंस, यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में है तो जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी थिंग्स। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स क्या है, इफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A, अगर मैं फर्स्ट टर्म A लूँ और कॉमन डिफरेंस अगर मैं D लूँ, ठीक है, तो AP का जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 लास्ट में A प्लस n माइनस 1D फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D डिसाइड कर लूँ तो जो रिजल्टिंग AP होगा उसको हम लिख सकते हैं A प्लस D A प्लस 2D A प्लस n माइनस 1D एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और इमेजनरी। ठीक है, तो कांस्टेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट AP कब होगा, इफ कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैंने सारा टर्म्स को कांस्टेंट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया 2 2 2 2 2 2, ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस राइट, बट हियर द कॉमन डिफरेंस इज 0 एवरीवेयर, सो दिस इज कांस्टेंट AP। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 0। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग AP। तो कौन से AP को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, जहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव है देन द गिवन AP विल बी कंसिडर्ड एज इंक्रीजिंग AP। ठीक है, सिमिलरली अगर D लेस देन 0 है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डिक्रीजिंग AP, और अगर D इमेजनरी है तो वो इमेजनरी AP होगा। अगेन इन दिस चैप्टर विल फोकस ऑन ओनली रियल नंबर्स, क्योंकि जो भी चैप्टर में जो भी बात होगी AP और GP में वो हम रियल नंबर्स को लेके ही बात करेंगे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि जो भी फार्मूला है, जो भी थेसिस है, जो भी थियरी है, वो सब रियल नंबर्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर पर वैलिड है। ठीक है, जितने भी फार्मूला है वो रियल नंबर्स पे वैलिड है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी वैलिड है, बट इन दिस चैप्टर विल कंसिडर ओनली रियल नंबर्स अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ना करें तब तक हमें रियल नंबर्स मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जानने के लिए कि इमेजनरी AP क्या होता है, D इज इमेजनरी, देन दैट AP इज नोन एज इमेजनरी AP। ठीक है, तो दिस थिंग्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ Tn माइनस 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, देन द गिवन सीक्वेंस इज AP। ठीक है, अगर मान लिया कोई सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, और बोले कि मेरे से क्या ये सीक्वेंस AP में है क्या, तो उस सीक्वेंस का हमने nth टर्म निकाला। ठीक है, फिर n की जगह n-1 ये डिसाइड कर रहा है कि अगर ये nth टर्म है तो उससे जस्ट पीछे वाला ये टर्म, अगर दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ n आया, तो ऑफ कोर्स द गिवन सीक्वेंस विल बी इन AP। ठीक है, तो ये है Tn माइनस 1 अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो वो क्या होगा, AP होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ n बोलने का क्या मतलब है, कांस्टेंट, और टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट तो तभी होता है जब वो गिवन सीक्वेंस AP में हो। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर हियर। इसी में नेक्स्ट क्या है, ठीक है,
इसी में नेक्स्ट क्या है, पहले हम थियरी पार्ट्स को देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे हमने एपी का जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन और ए एन तक, वेयर ए एन इज द nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ठीक है, फॉर द गिवन जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दी ए बी फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1d, चूँकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो डी जीरो हो जाएगा, तो ए ही बच जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ए को हम ए से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड टर्म ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1d। ठीक है, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ये ए प्लस 2d, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1d। ठीक है, सिमिलरली nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो यहीं से nth टर्म का फॉर्मूला आया, ए एन और टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। दिस इज नथिंग बट द जनरल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ए एन और टी एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ से जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स क्या है कि अगर किसी सीक्वेंस का जो टर्म्स है वो अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस कभी भी एपी नहीं हो सकता है। सो दिस इज द पॉइंट, सीक्वेंस विद अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स कांट बी एन एपी। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस जिसके पास अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स हैं वो कभी एपी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस विल बी देयर। और इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, ये बात तो सही है, अगर ए बी सी आर इन ए पी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b माइनस ए इक्वल्स टू, ठीक है, c माइनस बी। ठीक है, b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस बी, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा अगर ए बी सी ए पी में है तो यहाँ से b और b 2b, तो 2b इक्वल्स टू ए को मैंने उधर ले गया तो a प्लस सी। तो यही लिखा हुआ है कि अगर 3 नंबर्स और 3 टर्म्स आर इन ए पी, यहाँ पे 3 नंबर्स क्या है, ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, अगर मैं पूछूँ साइन थीटा कॉस थीटा एंड, ठीक है, साइन थीटा 5 एंड कॉस थीटा आर इन ए पी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोल सकता हूँ जो बीच वाला टर्म वो क्या है 5 है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ 10 इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं बोलूँ 2b 3v 2b 5c एंड 6d आर इन ए पी, देन मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, उस दोनों के बीच का इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, दिस विल बी देयर, और कैसे आया वो मैंने यहाँ पे लिख के बताया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी का हमने जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा, वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म था, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है, तो इसको मैंने डिनोट किया एस एन से, एस एन इक्वल्स टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और एडिशन है इसलिए हमने ऐड कर दिया, फिर हमने एस एन लिखा और इसको पलट के लिख दिया। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1d से स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, हमने उल्टा करके लिख लिया, ये जो है इसको अब मैंने पलट दिया, पलटने से क्या हुआ, ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया, वही चीज़ हुआ है। ठीक है, और पलट कर लिख के हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया कर दिया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने से ये क्या हो गया 2SN। ठीक है, और ये अगर मैं थ्रू आउट ऐड करूँ इसको और इसको, इसको और इसको, तो हम n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1d पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने सारे टर्म्स को ऐड किया देन यू विल गेट द सेम टर्म्स एंड दिस विल गो अप टू n टाइम्स। ठीक है, सो जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो n टाइम्स आएगा, दैट्स वाई n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, और कहाँ तक, n तक जाओगे तो यही टर्म्स रिपीट होते जाएगा, मतलब n टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एस एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, एंड दिस इज नथिंग बट द समेशन फार्मूला ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब अगर मैं लास्ट टर्म l से डिनोट करूं, एंड दैट इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूला को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2, और इस 2a में से a के निकाल लिए, तो a प्लस n माइनस 1d के बदले हमने l लिखा, और a के निकाला था तो ये a। ठीक है, इस 2a में से हमने क्या किया, एक a निकाला और उसको लिख दिया a प्लस n माइनस 1d, और उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, l, और एक a बचा हुआ तो दैट इज a। तो यहाँ से Sn इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट में a प्लस l। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, और यहीं से ये आया है। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है, ठीक है, व्हाट विल बी द नोट। ठीक है, नोट क्या है कि अगर हमने Sn माइनस Sn माइनस 1 निकाला तो दैट विल बी nth टर्म ऑफ एन AP। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस दे दे और पूछे कि क्या ये AP में है, तो पहला तरीका तो ये है कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस अगर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वो AP में है। अब अगर मुझे nth टर्म दे दे n के फॉर्म में और पूछे क्या ये किसी AP को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम Tn माइनस Tn माइनस 1 निकालेंगे। वैसे वहाँ पे हम n की जगह 1 2 3 डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन वे। या हम Tn दिया रहेगा और हम Tn माइनस 1 निकालेंगे, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रख के एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और फिर Tn माइनस Tn माइनस 1 करेंगे। अगर वो कांस्टेंट आ गया तो तब जो गिवन सीक्वेंस होगा वो AP में होगा, वो हम वहाँ देखे थे। बेस्ड अपॉन सिमिलरली यहाँ भी सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, मतलब अगर 1 2 3 4 5 AP में है तो 5 तक के सम माइनस 4 तक का सम का अगर तुम सब्सट्रैक्शन निकालोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो 5th टर्म आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं, चलो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है दिस फॉर्मूला। अब अगर मैं 1 2 3 4, क्या ये AP में है, ऑफकोर्स है। अब मैं 4th टर्म तक का सम निकालता हूँ, तो 4 3 7 2 9 एक 10, ठीक है, तो 10 और माइनस, अब मैं इसे एक पीछे टर्म तक का सम निकालता हूँ, तो 3 2 3 2 5 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये क्या निकला 4, तो ये कौन सा निकलेगा, 4th टर्म निकल गया। तो यही फॉर्मूला है कि Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब किसी भी सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ द टर्म्स। तो वही है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस उससे पीछे तक के टर्म्स का सम, अगर हम घटाएंगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ जाएगा जो हम n रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4, तो 4th टर्म तक के सम, 4th पोजीशन तक के टर्म्स का हमने सम निकाला। ठीक है, फिर उससे एक पीछे प्लेस तक के जितने भी टर्म्स हैं उसका सम निकाला, फिर उस दोनों को घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट आया वो 4 आया, मतलब 4th टर्म दैट इज 4। ठीक है, तो वही फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगेन Sn विल बी क्वाड्रेटिक इन n। ठीक है, तो वो क्या होगा, Sn इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऑफकोर्स, चूँकि 0 हो गया तो फिर ये तो लीनियर हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि nth सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP विल बी क्वाड्रेटिक इन n। ठीक है, एंड nth टर्म ऑफ एन AP विल बी लीनियर इन n। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन AP कभी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, वो हमेशा लीनियर में होगा, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP वो क्वाड्रेटिक में होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। So first property is if a1 a2 a3 are in AP with common difference d, then a1 plus minus k, a2 plus minus k, a3 plus minus k will be also in AP। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर a1 a2 a3 AP में है तब इसमें, और उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया d है, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस तो होगा ही। अब उस AP में तुम कोई भी नंबर थ्रू आउट सारे टर्म्स में जोड़ दो या घटा दो, तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी AP में होगा।
ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 को ही देख लो, अगर हमने इस सारे में 1 टर्म्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एपी में होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? थ्रू आउट कांस्टेंट। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि अगर A1 A2 A3 AN आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस D, तब उसके सारे टर्म्स में कोई भी नंबर ऐड करो या घटाओ, तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो AP में होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब वही A1 A2 A3 अप टू AN तक का जो सीक्वेंस हम AP में लिए थे, उसी में अगर मैं सारे टर्म्स में, ठीक है, K से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो भी AP में होगा। ठीक है, जैसे यहीं पे 1 2 3 4 में अगर मैं सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 6 8। ठीक है, तो भी तुम डिफरेंस निकालोगे तो 2 2 का डिफरेंस आएगा थ्रू आउट, और अगेन इट विल बी इन AP। ठीक है, ये AP का जो पोजीशन है वो बना के रखेगा, चाहे हम सारे टर्म्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी। सिमिलरली अगर मैं किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को किसी एक नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, एंड दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो वो उसको अनडिफाइन कर देगा, इसलिए जो नीचे हम k किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो AP में होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा? जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी k टाइम्स होगा, ये 1/k टाइम्स। क्यों? चूँकि अगर 1 2 3 4 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 1। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? 2, ये 4, तब जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ? 2, एंड दैट इज नथिंग बट क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे? k से, और हम यहाँ पे क्या चीज़ से कर रहे थे? 2 से, तो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ इनिशियल सीक्वेंस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो उसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और कोई भी नॉन जीरो नंबर से क्या करो? डिवाइड करो। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो AP में होगा। ठीक है, वो तुम कर सकते हो, कोई भी नंबर लिया जो सीक्वेंस में और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा, क्या वो AP में होगा? ठीक है, फिर उसी नंबर से हमने डिवाइड करके देखा, फिर देखें कि वो भी AP में होगा क्या, तो ये तो हम खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर मान लिया A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 AP में है, ठीक है, तो उस दोनों AP का, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन AP में होगा क्या? ठीक है, तो A1 A2 A3 AN AP में है, B1 B2 B3 AP में है विद कॉमन डिफरेंसेस D1 एंड D2, तो क्या दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन AP में होगा? ठीक है, इसके लिए दोनों के कॉमन डिफरेंस को हम प्लस माइनस करेंगे मीन्स कहने का मतलब क्या है, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस बट स्टिल, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 अगर ये AP में है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 6 9 12, ठीक है, ये भी AP में है। ठीक है, अब इस दोनों को हमने जोड़ा, 3 1 4 6 2 8 9 3 12, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 8 में से 4 गया, ठीक है, 4, यानी इस दोनों का अगर हमने ऐड करेंगे, इस दोनों का जो गिवन 2 सीक्वेंस है जो कि AP में है, और दोनों के पास अपना कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट के पास 1 है, सेकेंड के पास 3 है, तब अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, उससे जो AP बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस इस दोनों AP के एडिशन के बराबर होगा। तो इस दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा था? 4 8, ठीक है, और डिफरेंस करो 4, ठीक है, तो पहले का वो क्या था? कॉमन डिफरेंस 1, इसका 3, तो 3 + 1 4, तो ये चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सही है। कहने का मतलब क्या है, अगर A1 A2 A3 AN AP में है, ठीक है, एंड B1 B2 B3 वो भी AP में है, और दोनों का अपना कॉमन डिफरेंस है दैट इज D1 एंड D2, तो दोनों को एडिशन करो या सब्सट्रैक्ट करो, दो उससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा
ठीक है, वो भी एपी में होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों के कॉमन डिफरेंस के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन के बराबर, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस दोनों के कॉमन डिफरेंस के सब्सट्रैक्ट के बराबर होगा। मतलब दोनों को अगर तुम सब्सट्रैक्ट कर दो, उससे जो रिजल्ट आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दी टू सीक्वेंस। ठीक है, तो दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, ठीक है, अगर A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 डॉट डॉट AP में है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन AP में नहीं होगा। हाउएवर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इट होल्ड करेक्ट। ठीक है, इट होल्ड्स करेक्ट। ठीक है, इन GP, बट इन AP दो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो कि AP में है, उस दोनों का प्रोडक्ट और डिवीजन AP में नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास अगेन विल डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आफ्टर दैट विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, देन अप टू हियर ओनली।